हाय दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल डीसी स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग 27 मार्च को होने वाले साइंस के एग्जाम के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे जो आपके होने वाले एग्जाम में पूरी तरह आने की संभावना है। तो बच्चों, आज के हमारे इस वीडियो को आप लोग शुरू से अंत तक देखें। तो चलिए दोस्तों, एक एक करके उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं और उसे हल करने का प्रयास करते हैं। आज के हमारे इस सेट का पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा है। लड़के और प्रतिबिंब के बीच की दूरी क्या होगा? पहला ऑप्शन 100 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन 200 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन 300 सेंटीमीटर या चौथा ऑप्शन 400 सेंटीमीटर। तो जब कोई लड़का समतल दर्पण के सामने 100 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हो तो उसका प्रतिबिंब और उसकी बीच की दूरी 200 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 200 सेंटीमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर पर रखा है जबकि दर्पण के फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो प्रतिबिंब बनेगा। पहला ऑप्शन वास्तविक सीधा तथा बड़ा, दूसरा ऑप्शन वास्तविक उल्टा तथा सीधा, तीसरा ऑप्शन आभासी सीधा तथा बड़ा या चौथा ऑप्शन आभासी सीधा तथा छोटा। तो जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने दर्पण और फोकस के बीच रखी जाए तो उसका प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बड़ा बनता है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, आभासी सीधा तथा बड़ा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होता है? पहला ऑप्शन समतल दर्पण, दूसरा ऑप्शन उत्तल दर्पण, तीसरा ऑप्शन अवतल दर्पण या चौथा ऑप्शन इनमें से सभी। तो जो उत्तल दर्पण होता है उसकी दृष्टि क्षेत्र विस्तृत होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता 2.5 डायोप्टर है, यह लेंस होगा। पहला ऑप्शन है उत्तल लेंस, दूसरा ऑप्शन है अवतल लेंस, तीसरा ऑप्शन है समतल दर्पण या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो लेंस की क्षमता यदि पॉजिटिव में दिया रहे तो वह लेंस उत्तल लेंस होती है, और जब लेंस की क्षमता ऋणात्मक दिया रहे तो वह अवतल लेंस होती है। इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तल लेंस। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा गलती है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि वायु से गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछी प्रवेश करती है। प्रकाश किरण पहला अभिलंब की ओर झुकेगी, दूसरा अभिलंब से दूर हटेगी, तीसरा दोनों या चौथा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब प्रकाश की किरण वायु से जल में प्रवेश करेगी तो वह अभिलंब की ओर झुक जाएगी। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, अभिलंब की ओर झुकेगी। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि नेत्र द्वारा रेटिना पर किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? पहला ऑप्शन वास्तविक और उल्टा, दूसरा ऑप्शन वास्तविक और सीधा, तीसरा ऑप्शन आभासी एवं उल्टा या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर वास्तविक और उल्टा बनती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, वास्तविक एवं उल्टा। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से कौन सा दृष्टि दोष उत्पन्न होती है? पहला ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूसरा ऑप्शन है दूर दृष्टि दोष, तीसरा ऑप्शन है दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पक्षमाभी पेशियों के दुर्बल होने से जरा दृष्टि दोष उत्पन्न होती हैं और इसके ऑप्शन में जरा दृष्टि दोष नहीं है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में कौन सी मांसपेशी सहायता करती है? पहला ऑप्शन है सिलियरी मांसपेशी, दूसरा ऑप्शन है हाथ की पेशी, तीसरा ऑप्शन है पैर की पेशी या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आंख की उत्तल लेंस की वक्रता बदलने में सिलियरी मांसपेशी सहायता करती हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, सिलियरी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि नेत्र के किस भाग में प्रतिबिंब का निर्माण होता है? पहला ऑप्शन है दृष्टिपटल, दूसरा ऑप्शन है स्वच्छ मंडल, तीसरा ऑप्शन है पारितारिका या चौथा ऑप्शन है पुतली। तो नेत्र के दृष्टिपटल में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है और दृष्टिपटल को हम लोग रेटिना के नाम से भी जानते हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, दृष्टिपटल। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा किस यंत्र से मापी जाती है? पहला ऑप्शन है वोल्ट मीटर, दूसरा ऑप्शन है एमीटर, तीसरा ऑप्शन है बैटरी या चौथा ऑप्शन है गैल्वेनोमीटर।
तो विद्युत धारा ए मीटर से मापी जाती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, ए मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधकता का SI मात्रक क्या है। पहला ऑप्शन ओम मीटर, दूसरा ऑप्शन ओम, तीसरा ऑप्शन मीटर या चौथा ऑप्शन किलोमीटर। तो प्रतिरोधकता का SI मात्रक ओम मीटर होता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ओम मीटर। हमारा अगला क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के किस ध्रुव से प्रकट होती हैं। पहला ऑप्शन है उत्तरी ध्रुव, दूसरा ऑप्शन है दक्षिणी ध्रुव, तीसरा ऑप्शन है दोनों या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तरी ध्रुव। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। हमारा पहला ऑप्शन है C4SO4 का जलीय विलयन का रंग नीला होता है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है Na2 गैस का रंग भूरा होता है, तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। तो इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चिप्स के पैकेट में विस्तृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है। पहला ऑप्शन ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन हाइड्रोजन या चौथा ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड। तो चिप्स के पैकेट में विस्तृत गंधिता से बचने के लिए नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रोजन गैस। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मीथेन का दहन उदाहरण है। पहला ऑप्शन है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का, दूसरा ऑप्शन ऊष्माशोषी अभिक्रिया का, तीसरा ऑप्शन दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मीथेन को जब दहन किया जाता है तो ऊष्मा देती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दीवारों पर सफेदी करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो दीवारों पर सफेदी करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है। पहला ऑप्शन हल्दी, दूसरा ऑप्शन लिटमस पत्र, तीसरा ऑप्शन वेनिला या चौथा ऑप्शन उपरोक्त सभी। तो हल्दी, लिटमस पत्र, वेनिला या तीनों प्राकृतिक सूचक का उदाहरण है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन प्रबल क्षारक नहीं है। पहला ऑप्शन NaOH, दूसरा ऑप्शन KOH, तीसरा ऑप्शन CaOH2 या इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से तीनों प्रबल क्षारक का उदाहरण है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि NaOH का उपयोग होता है ईंधन में, PVC में, साबुन एवं अपमार्जक में या CFC में। तो NaOH का उपयोग हम लोग साबुन, ओप और अपमार्जक में करते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, साबुन तथा अपमार्जक। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि मेथेनोइक अम्ल किसमें उपस्थित रहता है। पहला ऑप्शन लाल चींटी के डंक में, दूसरा ऑप्शन नेटल के डंक में, तीसरा ऑप्शन दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो मेथेनोइक अम्ल नेटल के डंक में पाई जाती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, नेटल के डंक में। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। पहला ऑप्शन गोल्ड, दूसरा ऑप्शन सिल्वर, तीसरा ऑप्शन दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु गोल्ड है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, गोल्ड। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि धातु जल के साथ अभिक्रिया करके कौन सी गैस उत्पन्न करती है। पहला ऑप्शन है N2, दूसरा ऑप्शन H2, तीसरा ऑप्शन O2 या चौथा ऑप्शन Ca। तो धातु जल के साथ अभिक्रिया करके H2 गैस उत्पन्न करती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, H2 गैस। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। तो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु Cu, Ag और Au है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है। पहला ऑप्शन है मरकरी, दूसरा ऑप्शन ब्रोमीन, तीसरा ऑप्शन क्लोरीन या चौथा ऑप्शन कॉपर। तो इनमें से जो कॉपर है वह स्वतंत्र अवस्था में पाया जाने वाला धातु है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर
डी कॉपर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। पहला ऑप्शन है कि हीरा, ग्रेफाइट, फ्लोरीन कार्बन के अवरूप है, तो यह कथन बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है, तो यह भी बिल्कुल सही है। तीसरा ऑप्शन है हीरा सबसे कठोर पदार्थ है, तो यह भी कथन बिल्कुल सही है। अगला ऑप्शन है कि कार्बन में समावयवता का गुण नहीं पाया जाता है, तो यह कथन बिल्कुल गलत है। इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर निम्न प्रवृत्ति दिखाई पड़ती है। पहला ऑप्शन है तत्वों की धात्विक प्रवृत्ति बढ़ती है। दूसरा ऑप्शन संयोजकता में वृद्धि होती है। तीसरा ऑप्शन परमाणु का आकार बढ़ता है। या चौथा ऑप्शन तत्वों की क्षारीय प्रवृत्ति में वृद्धि होती है। तो आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर संयोजकता में वृद्धि होती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, संयोजकता में वृद्धि होती है। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि पादप में जल का वहन के लिए उत्तरदायी है। पहला ऑप्शन जाइलम, दूसरा ऑप्शन फ्लोएम, तीसरा ऑप्शन दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो पादप में जल का वहन जाइलम द्वारा होती है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जाइलम। हमारा अगला क्वेश्चन है कि मछली के भी हृदय में कोष्ठ की संख्या होती है। पहला 2, दूसरा 3, तीसरा 4 या चौथा 1। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठ पाई जाती हैं और मनुष्य के हृदय में 4 कोष्ठ पाई जाती हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्सर्जन तंत्र से है। तो इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त दाब किस यंत्र से मापी जाती है। पहला ऑप्शन है स्पाइमोमेनोमीटर, दूसरा ऑप्शन है आमीटर, तीसरा ऑप्शन है दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो रक्त का दाब मापने के लिए हम लोग स्पाइमोमेनोमीटर का उपयोग करते हैं, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, स्पाइमोमेनोमीटर। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि कौन सा हार्मोन अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होती है। पहला ऑप्शन है इंसुलिन, दूसरा ऑप्शन है एड्रीनलिन, तीसरा ऑप्शन है थायरॉक्सिन, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो अधिवृक्क ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन एड्रीनलिन है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एड्रीनलिन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विधि हार्मोन कहाँ से स्रावित होती है। पहला ऑप्शन है पीयूष ग्रंथि, दूसरा ऑप्शन है अवटु ग्रंथि, तीसरा ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, या चौथा ऑप्शन है थायरस ग्रंथि। तो विधि हार्मोन पीयूष ग्रंथि से स्रावित होती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, पीयूष ग्रंथि। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विषाणु जनित रोग है। पहला ऑप्शन HIV एड्स, दूसरा ऑप्शन वाट, तीसरा ऑप्शन दोनों, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो HIV एड्स जो विषाणु जनित रोग है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, HIV एड्स। हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि प्लेसेंटा की संरचना होती है। पहला ऑप्शन तस्तरीनुमा, दूसरा ऑप्शन है गोल, तीसरा ऑप्शन है आयतकार, या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो प्लेसेंटा की संरचना तस्तरीनुमा होती है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन जीवाश्म का उदाहरण है। पहला ऑप्शन ट्राइलोबाइट, दूसरा ऑप्शन है नाइटिया, तीसरा ऑप्शन है राजासोरम, या चौथा ऑप्शन है इनमें से सभी। तो ट्राइलोबाइट, नाइटिया, राजासोरम यह सभी जीवाश्म ईंधन का उदाहरण है, इसीलिए सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन बोने पौधे को दर्शाता है। तो बोने पौधे को स्मॉल f दर्शाती है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। पहला ऑप्शन है O2, दूसरा ऑप्शन है N2, तीसरा ऑप्शन है H2, या चौथा ऑप्शन है CO2। तो ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस CO2 है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, CO2। हमारा अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है। पहला ऑप्शन खेत, दूसरा ऑप्शन
बागवानी, तीसरा ऑप्शन दोनों या चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से जो खेत और बागवानी है वह प्राकृतिक परितंत्र का उदाहरण है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। हमारा अगला क्वेश्चन और हमारे इस सेट का आखिरी क्वेश्चन, हमारा आखिरी क्वेश्चन कह रहा है कि बायोगैस का मुख्य घटक है। पहला ऑप्शन O2, दूसरा ऑप्शन CO2, तीसरा ऑप्शन CH4 या चौथा ऑप्शन C4H10। तो बायोगैस का मुख्य घटक CH4 है, इसीलिए इस सवाल का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर C, CH4। तो बच्चों, यदि आप लोगों को आज का हमारा यह वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक कर दे, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले, और आज के हमारे इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।